वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय मनोज साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज सो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते हैं गरीबों की, बुजुर्गों की आवाज और सच्ची आवाज उठाते हैं, इंटरनेशनल आवाज है लाइव हमारी। तो ये अनिल पासवान जी जो है, अनिल कुमार पासवान जी जो नेपाल से जुड़े हैं। और नेपाल में भी हम तो सोच रहे थे कि पूरे विश्व में जो जात पात की जो समस्याएं हैं, जो नस्लवाद की समस्या, वो पूरे विश्व के लिए हानिकारक है। लेकिन हम सोच रहे थे कि जात पात सिर्फ केवल इंडिया के अंदर ही, भारत के अंदर ही है, लेकिन नेपाल के अंदर भी ऐसा केस हुआ है अनिल कुमार पासवान जी के साथ में हुआ है। तो इनसे जानकर लेते हैं भाई, इनके साथ में जात पात के बारे में क्या हुआ है और इनके बारे में पहले इनसे बात करें। इनका स्वागत करते हैं। अनिल पासवान जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी भाई साहब। जी मेघराज सर, बहुत बहुत धन्यवाद और गुड मॉर्निंग। जी, यहाँ पर गुड मॉर्निंग है। और भाई आपको तो थोड़ा अपना अपना बारे में परिचय दे दीजिए पहले, मैं उसके बाद में आपसे सवाल करता हूँ जी। ये लाइव जा रहा है हमारा प्रोग्राम। अनिल कुमार जी पासवान जी, आप अपने बारे में बता दीजिए, उसके बाद में सवाल करता हूँ जी। मेरा नाम अनिल कुमार पासवान है। जी नेपाल का परिवर्तन नेपाल में जो जनयुद्ध हुआ था उसमें मेरा भी भूमिका है। मैं नेपाल का जनयुद्ध में जनमुक्ति सेना का, जो माओवादी लड़ाकू के नाम से चीना जाता था, जी उन सेना में कंपनी वाइस कमांडर थे। मेरा घर नेपाल का जनकपुर धौंसा में पड़ता है। जी और मैं अपना तरफ से आप लगाए मेरा जो भी अभी जो देख रहा है लाइव, उन सब में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम, लाल सलाम। जी अनिल जी, जैसे आपने हमने जो पहले बात की थी, जात पात का जो मसला चल रहा है वहां पर, हम तो सोच रहे थे कि केवल इंडिया का जात पात, इंडिया में चलता है जात पात, पर जात पात के कारण आपकी सब बात, आपके साथ में ऐसी बात हुई, तो उसमें जो आप राज्यपाल के एक मेन बंदे हो, मेन जो उसके क्या कहते हैं उनको, पीए सेक्रेटरी जो भी है, तो इसके बारे में बताइए कि आपकी पदवी कौन सी है और किसने जो आपके साथ में बदतमीजी से बात की है, कौन है ये रेलवे मंत्री में, उनकी जात क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा खुलासा करें अनिल कुमार जी। देखिए मेघराज सर, जी सबसे पहले तो हम लोग वर्ग पर विश्वास रखते हैं। जी जातीय पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। हमारा जो उद्देश्य है उसी हिसाब से अगर कहे तो हम लोग वर्ग पर विश्वास करते, जातीय पर विश्वास नहीं करता है। हमारे साथ जो सोनाम लोहछार था, नेपाल का जो एक पर्व है सोनाम लोहछार, जी मतलब 3-4 दिन पहले हमारे नेपाल का जो रेलवे का जो प्रबंधक है, नेपाल रेलवे फिलहाल अभी जो है नेपाल सरकार का यातायात मंत्रालय अंतर्गत में नेपाल रेलवे को रखा गया है, एक विभाग बना के। उसका प्रबंधक बीच कुछ सांदर्भिक सिलसिला में हम उनसे संपर्क करना चाहते थे जी और वो भी अपना मनमर्जी से नहीं। हमारे जो राज्यपाल है, नेपाल का प्रदेश नंबर 2 का जो राज्यपाल है, माननीय आदरणीय तिलक परियार जी, मैं उनका पर्सनल ऑफिसर हूं। जी और उन्होंने प्रबंधक जी, जो जिनका नाम है गुरु प्रसाद भट्टराई, उनको 10-15 दिन लगातार उन्होंने फोन संपर्क करने का कोशिश किया। बात क्या था, तो नेपाल का जो रेलवे है, जो इंडिया से खरीद होके लाया गया है, लाया हुआ भी लगभग बताए तो 3-4 महीना से ज्यादा ही हो गया है। और वो रेल का अभी इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है, धौंसा जिला जनकपुर से करीब 26-27 किलोमीटर पूरब, 29 किलोमीटर पूरब इनरवा, उस जगह पर मतलब पूरे ढाक छोप के रखा हुआ है। अगर रेल का जो स्थिति देखा जाए तो उसमें चूहा से लेके कुत्ता उत्ता, मतलब हर चीज नुकसान करने में लगे हुए, नुकसान होने का स्थिति है।
तो हमारे थोड़ा राज्य अनिल कुमार जी पासवान जी, इसमें थोड़ा कैमरे के सामने देखे, थोड़ा आपका जो है वो सामने देखा, थोड़ा सामने जी। नहीं, तो हम ये कहना चाहते हैं जी कि हमारा राज्यपाल जो है, नेपाल का प्रदेश नंबर 2 का जो राज्यपाल जो है, उनका हैसियत जो है, पद जो है सिरिमोनियल है। जी उनका वो एक इस प्रदेश का अभावक है। कार्यकारी भूमिका नहीं होते हुए भी एक गार्जियन के हैसियत से उन्होंने रेलवे प्रति बहुत चिंता व्यक्त किया है। इस प्रकार का चिंता व्यक्त किया है कि नेपाल का रेलवे संचालन होने का कई बार डेट तय हो गया, लेकिन सब डेट फेल हो गया। तो हमारे राज्यपाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आखिर कारण क्या है। एक बार उस सिलसिला में प्रबंधक, रेलवे का जो प्रबंधक है गुरु प्रसाद भट्टराई, उनसे बात किया जाए। इसके बाद उन्होंने बहुत बार उनको फोन संपर्क किया, लेकिन फोन पर उसको उनका राज्यपाल जी का भी फोन उन्होंने कभी नहीं रिसीव किया। जी बाद में सोनाम लोहसार से 2-4 रोज पहले, जो नेपाल का जो पर्व है, हमारे नेपालियों का जो नेपाल का एक पर्व है सोनाम लोहसार, उससे उस दिन उसे 1-2 दिन पहले हमको बोला कि अनिल, रेलवे का जो प्रबंधक है गुरु प्रसाद जी, उनको मैं बहुत बार संपर्क किया, फोन नहीं उठाता है, एक बार आप ट्राई करो। तो सोनाम लोहसार के दिन हम घर से ऑफिस आए थे, 10-11 बज रहा था, सुबह को 10-11, रात को नहीं, सुबह को 10-11 बज रहा था। हमने फोन किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया। फिर एक मैसेज किया, इसके बाद भी रिप्लाई नहीं आई। इसके बाद हमने फिर ट्राई करने पर उन्होंने हमारा फोन रिसीव किया। हम उनको बोले सर गुड मॉर्निंग, उन्होंने गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने पूछा क्या है बोलो, उन्होंने बोला क्या है बोलो। तो हमने बोले कि सर आप हमारे प्रदेश के, आप संघीय सरकार अंतर्गत के एक कर्मचारी है, वो भी जिम्मेवार कर्मचारी, और नेपाल में फिलहाल जो नया रेल भारत से खरीद होके जो आया है, नेपाल सरकार को एक बहुत महत्वपूर्ण कहना है। उसी संदर्भ में अभी स्थिति क्या है, कई बार मतलब रेल अब शुरुआत होगा, अब चलने का कई बार डेट फेल हो गया है, कारण क्या है। एक हमारे प्रदेश प्रमुख जो है राज्यपाल साहब एक अभावक के हैसियत से उसी संदर्भ में आपको बातचीत करना चाहते हैं। अगर हमारे ऑफिस के तरफ से भी अगर आपको कोई सहयोग अगर मिलता है, तो सहयोग के भावना से आपके साथ बैठ के बातचीत करना चाहते हैं जी। इतना ही बोलने पर उन्होंने बोला हमको, तुम्हारा हैसियत क्या है, तू हो कौन, तुम्हारा हैसियत क्या है, तू फोन किस लिए किया है। मैं अभी तुम्हारे पास पुलिस भेजवाऊं, कुछ गुंडे को भेजवाऊं, उठा के अभी ले जाऊंगा, उठा के तुमको मैं जो नेपाल का जो जिला का जो प्रशासन का जो प्रमुख होता है वहां मैं बंद करूंगा, वहां मैं ढोकूंगा। तो हमने उनको बोले सर आप सांदर्भिक बातें से आप बाहर जा रहे हैं, पॉइंट पे आइए। हमारा मानसिकता ये नहीं है कि मैं आपसे नकारात्मक दृष्टिकोण के हिसाब से प्रस्तुत हूं। फिर आप ऐसे काहे बोल रहे हैं, फिर आप ऐसे काहे बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया, मैं नहीं जानता हूं तुम्हारा राज्यपाल का, मैं नहीं जानता हूं तुम्हें, मैं संघ सरकार का कर्मचारी हूं, तुमसे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो हमने उनको बोले आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल भी संघ सरकार का प्रतिनिधि होता है, जो प्रदेश में एक अभावक के रूप में निगरानी स्वरूप उनको रखा, निगरानी स्वरूप उनको कामकाज होता है। शायद आप ये भूल गए हैं, अगर रह गया कि आप तुम्हारा हैसियत नहीं है फोन करने को, जो सवाल किए, प्रश्न किए है, उस संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि हम तो एक जिम्मेवारी जगह पर है, नेपाल सरकार के एक जिम्मेवारी ऑफिसर है। हम तो क्या, आम नेपाली नागरिक भी आपको सांदर्भिक प्रश्न कर सकता है।
ये नहीं कि आपको कोई गाली दे रहा हो, गाली ना हम दे सकते हैं ना दूसरा कोई दे सकता है, फिर आप ऐसे काहे बोल रहे हैं। इसी हिसाब से उन्होंने हमारे साथ बातें चीतें किए, हैट दृष्टिकोण से, नकारात्मक दृष्टिकोण से किया। तो हमको क्या लगा कि वास्तविक में नेपाल में जो है बहुत कुछ तो बदलाव हुआ है। हम लोग वर्ग पर विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ तत्व जो है अपना जातिवाद के कवर में ब्राह्मणवाद का जो अहंकार मन स्थिति बनाकर जो दिमाग में लगाकर जो बैठा हुआ है, शायद उस दृष्टिकोण से हम दलित है नेपाल के, इस हिसाब से हमारे साथ उन्होंने ऐसे विभेद किया है, ऐसे बैकसल्यूट किया है, ऐसे हमको। मलाई त बल्ल थाहा भयो त जस्तो फटा मान्छेले फरन पनि गर्छ भनेर बल्ल थाहा भयो। तँलाई मैले के भने सरी क्षमा, म गुरु भट्टराई हो, नेपाल रेलवे कम्पनीको बजुवा 2 नम्बर वार्ड, मेरो घर छ, मेरो बाउ जयप्रसाद भनेर तेरो मलाई परिचय दे ल। तिमी जारिया हो, तिमी त्यहाँको जारिया हो, त्यही नै हो भनेको हो। 1 घण्टा भित्र तँलाई मैले अपहरण गर्न सकिनँ भने म बाउको छोरै होइन ल। तँ मुझेलाई 1 घण्टामा म अपहरण गरिदिन्छु त्यहाँबाट। तैँले के खाएको त? तेरो काम नै त्यही हो। नदिने आफ्नो कुरा पनि नगरे तँ मुझीले मलाई गफेर हुन्छ त्यस्तो कुरा। What you are talking is a fucking logic. यो प्रचण्ड गफेर मुझी प्रचण्डले गफेर मलाई प्रचण्ड थाहा छैन। ओइ मादरचोद, प्रचण्ड थाहा छैन कि मादरचोद? मलाई प्रचण्डजी थाहा छैन। मादरचोद केटी ओलीको चम्चा मादरचोद, तिमी रेलवेको डाइरेक्टर छौ नि, तँलाई खण्डी खण्डी काटिदिन्छु रे मादरचोद। तँ मादरचोद नै कसको छोरा हो? म प्रचण्डको, म केटी ओलीकै छोरा हो। तँ मादरचोद कसको छोरा हो ताले? म त तिमी जस्तो केटी ओलीको छोरा हुनै सक्दिन। के रे? म राष्ट्रभक्त छु रे मादरचोद। तँ जस्तो छेराछाटी हुनै सक्दिन मादर, म राष्ट्रभक्त छु। त के भने त पुरै के भने त्यो उसको म त केपीएलको छोरा भए ठिकै छ। म त मादरचोद तिमी त केटी ओलीको छोरा नै हुन सक्छौ। त बेच्चाको छोरा जस्तो कुरा। तिमी जे भन्दै मादरचोद, तिमी कुनै नेता, फोकटिया नेता, प्रतिगमनको नेता, प्रतिगमनको छोरा, मादरचोदको छोरा हुन सक्छौ। आइजो मेरो अगाडि आइजो भनिरहेको छु नि त। त्यही त भन्दैछु मादरचोद। तेरो नम्बर नोट गरेर ए मादरचोद तिमी त मैले तँ बसेको ठाउँबाट उठाएन भने म यो गुरु भट्टराई भने तिमी साइबर सेनालाई देऊ, तिमी साइबर सेनालाई देऊ, के भन्छ अरे महेश बस्नेतलाई देऊ होइन। बसेको ठाउँबाट भोलि बिहान उठाउँछु मैले। तिमी साइबर सेनालाई देऊ, महेश बस्नेतलाई देऊ, तिमीलाई मैले घरमै आएर काटिदिन्छु भने तेरो बाउ काम आउँछ मादरचोद। तिमीलाई जे गर्नु छ गर, सुन, तिमीलाई जे गर्नु छ गर, तर मैले तेरो घरमै आएर काटिदिन्छु मादर। वेलकम वेलकम, सक्छु भने सक्छु भने गर, होइन भने होइन भने जे तिमीलाई भोग्नु छ भोग मादरचोद, तिमीलाई जे भोग्नु छ भोग, होइन भने तेरो महेश बस्नेतको न साइबर सेना न कोही। तँलाई म यति टुक्रा गर्छु नि मादरचोद कि तिमी म देशै बिर्सिदिन्छु। तँलाई रेलवेको डाइरेक्टर बन्छौ मादरचोद तिमी। ए मादरचोद तिमी, ओइ मादरचोद तिमी रेलवेको डाइरेक्टर बन्दैछौ मादरचोद। मादरचोद यति टुक्रा गर्छु नि तँलाई, तब थाहा हुन्छ मादरचोद। तँलाई बर्दी मासुमा म पनि जन्तै माविमा एजुकेसन दिएर एसएलसी पास गरेको मादर, त्यही बर्दी मासुमा तँलाई म यति टुक्रा गर्छु नि। मलाई त थाहा थियो राम्रै मान्छे होला भनेर होइन। मलाई त थाहा थियो रेलवे जस्तो एउटा मार्मिक ठाउँमा राम्रै मान्छेलाई राख्छन् भनेर लागेको थियो है। मादरचोद तिमी बिहानैदेखि मलाई यस्तो गरिदिएको हो नि मादरचोद। तेरो महेश बस्नेत
तेरो के पिओले तिमी के पिओलको छोरा हुन सक्छौ, म जनितको छोरा हो, यसरी बुझ। मादर छोड, तिमी दलालको छोरा हुन सक्छौ, म जनितको छोरा छु। तँलाई मादर छोड काट दिन्छु, मादर छोड बर्दिमासमा आएर। ओए मादर छोड, के सुन रे मादर छोड, के सुन? ओए के सुन रे मादर छोड, तिमी के पिओली बाउलाई भन्नु, तिमीले भनेको हो नि बाउ के पिओली, मादर छोड खण्डी खण्डी काट दिन्छु। के बर्दिमासमा आएर काट दिन्छु मादर छोड। तँलाई यति टुक्रा गर्छु नि कि तेरो बाउ बाजेले जन्माउने नजानेको औलाद, तिमी बढी बोल्छौ मादर छोड। ए मादर छोड बढी बोल्ने होइन। मलाई छुन सके भने तो साले फीलिंग हो रहा है। हमारा ये प्रोग्राम जो लाइव जा रहा है फेसबुक पर, कोई जुड़ना चाहता है इसमें लाइव में, कोई वहां से डाउनलोड करके उसको जुड़ सकता है। और जो हमने सवाल कर रहे हैं इनसे कि मतलब जो है मतलब सवाल कर सकते हैं अपने हिसाब से। और सवाल ऐसे करें मतलब जो मतलब जाति पाति के जो खिलाफ चल रहा सिस्टम है आजकल इंडिया के अंदर, जात पात एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जात पात ये नेपाल के अंदर भी घुस गई है। नेपाल में हमें पता नहीं था भी नेपाल भी जात पात में इसमें चपेट में आया है। तो कोई भी जुड़ना चाहता है जुड़े इसमें। तो ये मतलब अनिल जी बात क्या है कि भाई बहुत बड़ी कमजोरी है लोगों की जात पात वाली। जात पात एक बहुत बड़ी बीमारी है, मानसिक बीमारी कहते हैं इसको। और आप लोग तो कह रहे हैं कि इसको नहीं मानते हैं, आप तो नहीं मानते। ये वही कहते हैं लोग जो उसमें जात पात की दलदल में फंसे हुए लोग हैं, जो मतलब जिनको निचली जाति कहते हैं, ये ब्राह्मण जिन्होंने मतलब बड़ी जाति के जो शैतान लोग जिन्होंने छोटी जाति बना रखी है, वही कहते हैं कि हम जात पात को नहीं मानते। लेकिन जो अपना आपको ऊंची जाति के मानते हैं वो तो इसको कांधे पर उठाकर देख चलते हैं कि हम तो बड़ी जात के हैं। लेकिन जो जात पात जो है इतनी तगड़ी, इतनी बीमारी, बहुत तगड़ी बीमारी है। तो इसमें बताएं कि इसमें जो है मतलब आपको जो है कि जो सरकार ने, जो आपका राज्यपाल, उन्होंने क्या कार्रवाई की इसके ऊपर, जो है इसके रेलवे मंत्री के जो भी क्या क्या उन्होंने? देखिए, हम लोग और हमारा राज्यपाल इस संदर्भ में अभी कोई नया निर्णय नहीं लिया है। इसलिए नहीं लिया है कि हम लोग जो है वास्तविक में, हम आपको एक बार फिर कहना चाहते हैं कि हम लोग जात पात से भी ज्यादा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद पर विश्वास रखते हैं, जिन्होंने आम उत्पीड़न में पड़े हुए जाति वर्गों को लिए मतलब एक सम्मानजनक स्वरूप, एक दृष्टिकोण से, विचारों से देखता है। इसलिए हम लोग मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद पर विश्वास करते हैं। और उस हिसाब से हम लोग को दिमाग में जात पात वाला बात नहीं है। लेकिन नेपाल का इतिहास देखा जाए तो नेपाल में करीब 240 वर्ष तक राजतंत्र शासन था, एक तंत्रीय शासन, जिसमें आम उत्पीड़न में पड़े हुए जाति लोगों को बहुत मार्मिक किस्म से विभेद का सामना करने पड़ रहा था। इसके बाद जनयुद्ध हुआ, 62-63 का नेपाल का जो आंदोलन है, और कई आंदोलन के बाद राजतंत्र का अंत हुआ। राजतंत्र से लोकतंत्र में आया, लोकतंत्र से संघीय गणतंत्र में आया, और नेपाल अभी संघीय राष्ट्रीय गणतंत्र राष्ट्र है। तो हम एक कहना चाहते हैं कि राजतंत्र तो खत्म हो गया। जैसे कि कोई फलाम बोलता है, कोई लोहा में जंग लगा हो तो एक बार आप उसको धोइएगा तो साफ नहीं होगा, उसको लगातार धीरे धीरे साफ करिएगा तो साफ होते जाएगा। तो कुछ लोग में अभी भी 240 वर्ष का जो जातीय अहंकार का जो मन स्थिति दिमाग में भरा हुआ है, वो अभी भी कायम है, अभी भी यथावत है। अभी भी मतलब जात से बढ़कर, अपना अहंकार से बढ़कर, अपना ब्रह्मवादी चिंतन से, जैसे हम लोग वर्ग पर विश्वास रखते हैं तो हम लोग जाति से ऊपर उठ गए हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ तत्व है, कुछ जाति लोग जो है अपना मानसिकता में जाति अहंकार बैठा के, खास करके जो ब्रह्मवाद लोग जो है, फिर सबको हम नहीं कहना चाहते हैं, कुछ तत्व जो है ऐसे दिमाग में कंसेप्ट अभी भी रखा हुआ है। और इसी चलते हमारे साथ उठा के ले जाएंगे,
तुमको हम 1 घंटा के अंदर में अपहरण कर लेंगे। फोन में हमको ऐसे फोन संपर्क में, हम उनसे फोन संपर्क करने के बाद हमको ऐसे बोला है। फिर क्या बताए, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं मेघराज सर जी। किसी पेड़ के पास आप खड़ा होइए, अगर पेड़ पे आप हाथ से टच करते हैं तो आप बाय चांस देखिएगा कि क्या बोलता है, चिटिया जो है, चिटिया जी जी चीटी जो होता है ना, चीटी नेपाली में कमीला बोलता है, कमीला जी। चीटी का भी झुंड अगर काट लेता है हाथ में पैर में कहीं पे, तो ऐसा लगता रहता है कि इसको क्या करूं, मार दूं, क्या कर दूं, ऐसे लगता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि नेपाल राष्ट्र का रेलवे एक गहना है, महत्वपूर्ण गहना है, और उसका प्रबंधक से हम रिस्पेक्टली बात किए तो रिस्पेक्टली स्वरूप हमको उठा के ले जाएंगे, तुमको मैं अपहरण कर दूंगा। अगर 1 घंटा के अंदर में अपहरण नहीं किया तो मैं अपना बाप का औलाद नहीं, नेपाल का जो प्रधानमंत्री तत्कालीन अखन काम चलाओ जो प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, मैं उनका बेटा हूं। तुली के रख, मैं केपी ओली यहाँ का जो प्रधानमंत्री है मैं उसका बेटा हूं। अगर मैं तुमको 1 घंटा के अंदर अपहरण नहीं किया तो मैं अपना बाप का औलाद नहीं। इसी हिसाब से हमको फोन में धमकी दिया, और वो रिकॉर्ड हमारे पास है, और वो रिकॉर्ड अखन अभी जो है नेपाल में पूरे वायरल हो गया है, लाखों लाख आदमी वायरल किया है, और लाखों लाख आदमी उनको थू 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 कर रहा है, ऐसा स्थिति है। अब इस पर आप लोग भी थोड़ा मनन करिए कि वास्तविक में ये नेपाल ही नहीं, ये दुनिया का जातीय अहंकार मानसिकता से भरे हुए तत्व लोग का मिशन क्या है, जा कहां रहा है। कहीं ना कहीं वो लोग का विश्वव्यापी रूप में नेटवर्क तो एक ही नहीं, ये शंका करने का भी विषय है। जी जी। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो मतलब उसने उठाया अभी तक, उसने जो कहा था 24 आवर के बाद में हम उठा लेंगे, तो उसने उठाया। ये दरअसल क्या है ना, जो लोग ऐसे होते हैं, डरे हुए लोग होते हैं, जो दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं, वो खुद डरे हुए लोग होते हैं। और धमकाता कौन किसको है? जिसको खुद डर लगता है। ये गोली की मारने की बात करते हैं, उठाने की बात करते हैं, ये महामूर्ख और बेवकूफ लोग होते हैं। तो इनके बस का और तो कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हम आपको उठा लेंगे, हम आपको मार देंगे। क्यों? इनके अंदर हिम्मत तो है नहीं बात करने के ढंग से। जो इंसान इज्जतदार होगा, जो इंसान सही बात वो सही बात करेगा लोगों से। तो ये जो आपसे बात की, उसकी मानसिकता बता रही है कि उनके अंदर जो जात पात है, उनके दिमाग में, उनके खून के अंदर घुसी हुई चीज है। ये केवल ये वहां पर नहीं है, ये सिर्फ इंडिया के अंदर भी है। इंडिया में जो है बहुत सारे लोग देखे हमने, जात पात के घमंड में इतने फंसे हुए लोग हैं, बल्कि वो घमंड से कितना उनका नुकसान हो रहा उनको जानकारी नहीं है। पर ये डरे हुए लोग होते हैं जो डराने की कोशिश करते हैं, और इनके पास कुछ नहीं है। तो अभी इसमें जो है, उसमें हमारा आपका ऑडियो सुनाएंगे बाद में, लास्ट में, मतलब जो ये वीडियो हमारा अपलोड होगा उस पर, यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, उसको हम सुना देंगे उसको, वीडियो आपकी ऑडियो को। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं, इसमें मतलब इसको जो है, इसको सिस्टम को, मतलब जात पात के खिलाफ आप लोग क्या कदम उठाना चाहते हैं? क्योंकि जात पात ये मानसिक बीमारी है, ये मनोबल गिराती है इंसान का। भले ही आप वहां पर किसी भी पद पर बैठेगा, जिसके पास जिसको दलित बनाया है, जिसमें मतलब जो शैतानों ने, शैतान में इस करके बोलता है, उन्होंने इंसानों को खून पिया है। गुरु नानक साहब क्या कहते हैं इनके बारे में कि ये जात पात का गर्व ना कर मूर्ख गवार, मूर्ख कहते हैं उसको गुरु नानक साहब। और ब्राह्मण के बारे में क्या स्टेटमेंट देते हैं? वो ब्राह्मणों की जात पात तो ब्राह्मणों की बनाई हुई है। वो कहते हैं कि ब्राह्मण जो है पूरे वर्ल्ड का जो है ना, हम मत्थे टिक्का तेड़ तोते खाई, खत छुरी जगत कसाई, बुचड़ ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार का कसाई है। मुंबई राम बगल में छुरी भी सुना होगा आपने। और ये गुरु जो संत कबीरदास जी वहां पर बैठ के कहते हैं बनारस में, ये हर के संत ना आखिए बनारस के ठग, ये बनारस के ठग हैं, ये लोगों की जेब काटते हैं दिन रात और मुझे निकालते हैं। और संत रविदास जी क्या कहते हैं इनके बारे में? वो कहते हैं कि भाई तुम ये अपने आप को मानते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं अपने आप को। ये कहते हैं हम तो जगत के गुरु हैं, हम जगत स्वामी हैं पूरे संसार के, ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भीख मांगने वाले लोग तो कैसे कैसे हो सकते हैं इतने? तो संत रविदास जी क्या कहते हैं कि तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहिए तो तुम कलयुग के कामी। कि तुम तो अपने आप को जगत गुरु के स्वामी कहते हो, लेकिन हम कहते हैं तुम काम वासना में फंसे हुए लोग, कलयुग के कामी लोग हो।
तो जिनके अंदर ये जात पात की जो घुसी हुई चीज है, भरी हुई है, ये नहीं सुधर सकते, क्योंकि उनको उनके बचपन में सिखाया जाता है। गलती उनकी लोगों की नहीं है, गलती ब्राह्मणों की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनके बचपन में ही इनको सिखाया जाता है। जब इनको जनेऊ संस्कार होता है, उस जनेऊ सबसे खतरनाक ब्राह्मणों के लिए है, इनको पता नहीं इस बारे में। तो ब्राह्मणों के लिए सबसे जबरदस्त ज्यादा खतरनाक जनेऊ है, और जब उस टाइम जनेऊ पहनाया जाता है, तो उस टाइम इनके दिमाग में पाया जाता है, भर दिया जाता है कि तुम यहाँ पूरी सृष्टि के मालिक हो, तुम ही यहाँ से ऊंची जाति के हो, तुम ही मतलब इस सृष्टि के रचयिता हो। एक उसमें मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है कि जो पूरी सृष्टि देवी देवतों के अधीन है, देवी देवते मंत्रों के अधीन है, और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ देवता है, जबकि ब्राह्मण एक अगर सर्वश्रेष्ठ देवता कैसे हो सकता है? एक आदमी, एक आम आदमी, जैसे रोटी खाने वाला भीख मांग कर रोटी खा रहा है दूसरों से, मतलब लोगों पर लूट रहा है, ठगी कर रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? तो सर्वश्रेष्ठ वही होता है जो जिसके विचार अच्छे होते हैं, जिसको खुद कमा कर खाता है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि कमाओ भी और खाओ भी और खिलाओ भी, उसको कहते हैं सर्वश्रेष्ठ। ये थोड़े कहते हैं भाई सिर्फ उपदेश दिया, दूसरों को सुना है नहीं किसी का। तो इसमें जात पात ये बहुत बड़ी बीमारी है, मानसिक बीमारी कह सकते हैं उनको। तो इसको हम आने वाले वक्त में खत्म करेंगे, क्योंकि जात पात ने ब्राह्मणों का भी नुकसान किया और दूसरे लोगों का नुकसान तो कर ही रहे हैं। तो अनिल जी, इसमें हम इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं बताएं? हम तो इंटरनेशनल आवाज उठाते हैं लोगों की, और हम इसमें वॉइस ऑफ मानवता आपके साथ में हमेशा ही है। 2 बार 3 बार हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, और जात पात के खिलाफ हमने बहुत सारा लिटरेचर लिखा भी है। तो ब्राह्मणों को हम कहना चाहते हैं, आप लोग जिस जनेऊ को पाते हैं, अगर मैं लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अगर डिबेट करना हमारे साथ में, हम खुला चैलेंज भी करेंगे। अगर जात पात और जिस धर्म के अंदर जात पात है वो धर्म हो ही नहीं सकता, और जिसके अंदर वर्ण व्यवस्था वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म बांटता नहीं किसी को, धर्म जोड़ता है। और ये तो सिर्फ नीचे से लेकर ऊपर से तोड़ते ही है लोगों को। किसी को दलित बनाया, किसी को राजपूत बनाया, कि जिसको इन्होंने दलित बनाया उसकी ताकत से बुढ़ लग रहा है लोगों को। जिनको दलित बना रखा है उनकी दरअसल क्या है अनिल जी, आप इसको थोड़ा समझे। ये साइको हिस्ट्री है। जिसको ब्राह्मणों को जिससे डर लगता है उनको दूर दूर करके मारते हैं, तुम अछूत हो, तुम भागो यहाँ से, तुम निकलो यहाँ से। तो उनको ऐसा कहते हैं, जिनकी ताकत इस्तेमाल करनी होती है उनको राजपूत बना रखा है, क्षत्रिय बना रखा है, उनकी ताकत इस्तेमाल करते हैं। जिनको वैश्य बना रखा है उनके पैसा इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल सबका करते हैं, चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है, लेकिन इस्तेमाल करने वाला आदमी कभी सही नहीं होता। वो आदमी बेवकूफ, मूर्ख और गंवार होता है। तो इसमें क्या हम आपकी इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं अनिल पासवान जी? देखिए मेघराज सर, हम आप लोग को आपके चैनल के माध्यम से, आपको माध्यम से, और अभी जो हमारे लाइव देख रहा है उस माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, आम उत्पीड़न में पड़े हुए जाति लोगों में कहना चाहता हूं, खास करके मैं दलित भाई और बहनें, माँ और बुजुर्गों में कहना चाहता हूं कि अन्याय अत्याचार का खिलाफ अब सोना नहीं है। अब सोते समय भी मनन करो, और हमारे समुदाय लोग से, आम उत्पीड़न में पड़े हुए जातियों से जो विभेद करता है, उनसे अब सामना करने का समय आ गया है। जैसे कि नेपाल का जो इतिहास देखा जाए जी, तो आज का भी समय में, आज का भी डेट में कई जगह ऐसे भी जगह है कि आप पहुंच वाला हो तो आपसे कोई विभेद नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। आपको जो उसका पूजा घर होगा उसी में बैठा के आपको खिलाएगा। अगर हमारे समुदाय के अगर कुछ लोग जो है, जो पहुंच से वंचित है, जो शिक्षा से वंचित है, उनसे हेट करता है, उनसे छुआछूत के नाम पे विभेद करता है, तो ऐसे मन स्थिति वाले लोग को हम विरोधी है। आम ब्राह्मण को विरोधी हम नहीं है। जो वर्गीय दृष्टिकोण से जो हमको आम उत्पीड़न पड़े हुए जाति लोग को जो वर्गीय नजरिया से देखता है, वो ब्राह्मण को हम ब्राह्मण नहीं कहते हैं, उनको हम वर्ग का जाति बोलते, वर्ग का जात के दृष्टिकोण से देखता है। हमारे जात का है, हमारे समुदाय का लोग है।
जो हेट करता है उनका तो आप सामना करेंगे और करते आ रहा है। अगर हमको धमकी दिया, तुमको मैं उठा के ले जाऊंगा, तुमको बंद करवा दूंगा, तुमको मार दूंगा, तो आपको माध्यम से वैसे तत्वों को हम कहना चाहते हैं कि अरे भाई, अगर हमको मरने से जो डर रहता तो नेपाल में जो 10 वर्ष कमरेड प्रचंड के नेतृत्व में जो जनयुद्ध हुआ, क्या हम उसमें मरने के लिए जाते? तो वैसे तत्व को दिमाग में घुसना चाहिए, भेजा में घुसना चाहिए कि हम भी गोली खा के बचे हैं। हमारे भी मतलब जनयुद्ध के समय में छाती में गोली लगा है, पीठ में नहीं लगा है। बटन भी अगर खोल के अगर कहे तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन उस तरफ हम नहीं जाना चाहते। उस तत्व को हम कहना चाहते हैं कि तुम जो दारू पी के, महत्वपूर्ण जगह है नेपाल का रेलवे, एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, उसका प्रबंधक गुरु प्रसाद भट्टराई जी, जो दिन में 10-11 बजे में दारू पी के जो दूसरों को उठाने का धमकी देता है, बोलता है प्रधानमंत्री के बेटा हूं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे दुस्साहस जो कर रहा है, तो वैसे तत्व लोगों का, और खास करके उन जैसे तत्व लोगों का हम कहना चाहते हैं कि सुधर जाओ। हम भी कम नहीं है, हम भी जनयुद्ध से आए हुए लोग हैं, तुम्हारा धमकी से डरने वाले नहीं है। तो अगर जिस हिसाब से प्रस्तुत होगा, हम भी उसी हिसाब से प्रस्तुत होकर मतलब खंडन करेंगे, तुम्हारा विचार को खंडन करेंगे, तुम्हारे बात को खंडन करेंगे। अहंकार के विरुद्ध में हम लोग कल भी लड़े हैं, आज भी लड़ेंगे और आने वाले दिन में भी लड़ेंगे। तुम्हारे जैसे कुछ तत्व जो है ब्रह्मवाद का अहंकार हुआ दिमाग में जो भारत, हम एनी टाइम सामना करने के लिए तैयार है, चाहे उस सामना के संदर्भ में हमारा मौत भी क्यों ना हो जाए, हम खुशी खुशी बलिदान देने के लिए तैयार है। ये बात उन जैसे तत्वों को कानों में जाना चाहिए, चाहे वो नेपाल का ब्रह्मवाद हो, संकीर्ण से भरा हुआ ब्रह्मवाद जो वर्ग के विरोधी है, चाहे वो भारत का हो, चाहे अन्य कहीं का हो, वैसे तत्व को हम दिमाग में घुसवाना चाहते हैं कि अब जो है दलित लोग या आम उत्पीड़न में पड़े हुए जाति लोग तुम जैसे तत्वों से सामना करने के लिए अब तैयार है। अब डरने का तो सवाल ही नहीं बनता है। जी जी, इसमें नहीं, दरअसल दलित कोई नहीं है भारत में। नेपाल में दलित उनको बनाया गया है जो यहाँ के पहले राजे महाराजे थे, उनको दलित का नाम दिया गया है। उनसे ये डर लगता है इन लोगों को। तो मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ अनिल जी, आप जो है हिम्मत है लोगों की, और हिम्मत से काम ले। बहुत सारे लोग आपके साथ में बात कर रहे हैं जो मतलब सुन रहे हैं, सुनेंगे इसको, बहुत देखते हैं भाई आप लोग इतनी हिम्मत से बात करते हैं, आपका साथ देंगे सभी के सभी। और वॉइस ऑफ मानव तो हमेशा उन लोगों के साथ में, सच्चे लोगों के, अच्छे लोगों के साथ में। ये तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको सभी को कि जो लोग धमकियां दिया करते हैं, जो लोग मतलब डरपोक और बुद्धि लोग कायर होते हैं, वो दूसरों को धमकी दिया करते हैं। जो लोग बेखौफ और निडर होते हैं, वह शान आन बान शान से जिया करते हैं। तो उनको क्या जरूरत है धमकी देने की दूसरों को? तो ये लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो बहुत सारे मनोबल गिराने के लिए ये बोलते हैं कि तुम कल तक तो हमारे जूते साफ करते थे, आज तुम हमारे साथ बात करते बैठ के, ऐसी बात करते हैं। तो जबकि वो जूता खाने वाले का काम तो वो करते हैं भाई, वैसी बात बोलकर जूता खाने का काम करेंगे उनसे। अगर वैसी बात बोलेंगे किसी को जूता नहीं मारेगा मुंह पे, तो ऐसे काम नहीं, वैसा बोलना चाहिए इंसान को। तो इनमें जितनी दरअसल क्या अनिल जी की गलती नहीं है, इनके कल्चर में गुलामी है। एक गुलामी, जब एक गुलामी झेलते हैं तो गुलामी दूसरों के ऊपर फेंकते हैं। और इनकी जो कल्चर होता है, तो जो इंसान मतलब साफ होगा, जो इंसान मतलब अगर साफ पानी तो साफ ही वो सबको जीवन देगा, वो साफ इसको देगा। जो अंदर से गंदा पानी तो गंदगी देगा अंदर, तो गंदगी भरी इनके दिमाग में, ये दूसरों को गंदगी बांटते हैं। क्या कहना चाहते हैं लास्ट में अनिल जी आप? देखिए, अंत में आप लोग को माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि गुरु प्रसाद जैसा भट्टराई के पछाड़ी हमको दौड़ने से कोई हम मायने नहीं रखते हैं। क्या है कि उनको हम कल भी रिस्पेक्ट किए हैं, आज भी रिस्पेक्ट किए हैं, अगारे आने वाले दिन में भी रिस्पेक्ट करेंगे। इंसान को क्या होता है मेघराज सर, हम मानव है, 100 में 100% हम हर काम अच्छे करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। काम करने वाले से कभी कोई त्रुटि भी हो सकता है, कोई कमजोरी भी हो सकता है, लेकिन मानवता के हिसाब से अगर हमसे कोई त्रुटि हो गया हो तो महसूस कर लेता है, अपने आप को में आलोचित हो जाता है, उनको आत्मा की हम गलती किए हैं, सही में गलती किए, अगर महसूस कर लेता है, वही बहुत बड़का बात है। तो उन्होंने जो हजारों वर्ड जो हमको रफ वर्ड और सब जो बोला, हमको जो गालियां दिया,
इतना गंदी गंदी गालियां दिया, अपहरण करने का जो बात किया। अगर उन्होंने माफी मांग, सार्वजनिक हिसाब से माफी मांगता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे राज्यपाल जिस हिसाब से हमको निर्देशन देगा उसी हिसाब से हम भी निर्णय करके आगाड़ी बढ़ेंगे। दूसरा बात रह गया कि मजदूर लोगों को हैट के नजरिया से, दलितों लोगों को हैट के नजरिया से, जो वर्ग विरोधी है वो लोग जो देखेंगे उनको हम सामना करेंगे। एक कहावत है, कोई अगर कहता है, एक कालिदास का कहावत सुने होंगे, कालिदास का कहावत तो सुने होंगे और अच्छे से सुने होंगे। इसी माध्यम से हम उनको खास करके हम भट्टराई जी को कहना चाहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपने जो गलती किया है आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगो और कालिदास बनने का कोशिश मत करो। एक कहावत है, किसी को कोई संदर्भ में बातचीत करने के संदर्भ में कोई बोल देता है अरे तू कैसे गधा है, तो कोई तो बोल देता है गधा कैसे है, अरे गधा जैसे काम मत करो। हम बोलते हैं अरे भाई तू गधा हो, गाली क्यों दे रहे हो? गधा तो मजदूर का एक सारथी के रूप में है, सहयोगी है, जो मजदूरों लोगों को काम काज के संदर्भ में सहयोग करता है। मजदूर का सहयोगी को तुम गधा बोलते हो, तो हम गधा को गधा नहीं बोलते, गधा को हम मजदूर का सहयोगी बोलते हैं। इसी दृष्टिकोण से हमारा मतलब विचार इसी हिसाब से, हमारा विचार साफ है। हम सोच रहे थे जैसे मन हमारा साफ है वैसे मन भट्टराई जी का भी होगा, लेकिन हमको क्या पता कि नेपाल का जो महत्वपूर्ण ठाव है, महत्वपूर्ण एक गहना है रेलवे, रेलवे का गहना में जो कार्यरत है यहाँ का रेलवे का प्रबंधक गुरु प्रसाद भट्टराई, हमको क्या पता कि उन जैसे तत्व लोग, मतलब जिम्मेवार में बैठे हुए लोग, प्रधानमंत्री के मैं बेटा हूं, तुमको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, अपहरण कर दूंगा, उठा लूंगा, हजारों हजार शब्द बोलने के बाद मैं भी थोड़ा बहुत कुछ बोला हूं जो हमको अभी महसूस हो रहा है कि नहीं बोलना चाहिए था। मूर्ख के जगह हमको मूर्ख जैसे अंत में नहीं प्रस्तुत होना चाहिए था, थोड़ा फीलिंग हो रहा है। और आपके माध्यम से मैं सार्वजनिक कहना चाहता हूं कि उस संदर्भ में जो मेरा थोड़ा त्रुटि है, उन कमी कमजोरी को मैं महसूस करता हूं, आत्म आलोचित करता हूं। सार्वजनिक रूप से मैं मेरे उन बातों से किसी को तकलीफ लगा हो तो सभी भाई बहनों और बुजुर्गों में मैं क्षमा मांगता हूं, माफी मांगता हूं। इसी हिसाब से मेरा बात यहीं तक था। मेघराज सर, दरअसल क्या है ना, माफी मांगने वाला आदमी आगे बढ़ते हैं, जो अपने घमंड में, जो अपने इसमें अहंकार में जो घूमते रहते हैं, वो कभी ना तो बढ़ पाते ना वो कहीं कुछ कर पाते जिंदगी में। तो अनिल पासवान जी आपने बात की, हमसे नेपाल से जुड़े हैं, अब आपका वो स्पेशल धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में हम और भी आवाज उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, तो आप हम ये जो यूट्यूब के ऊपर डालेंगे वहाँ पर ऑडियो सुना देंगे आपको। तो थैंक यू अनिल जी, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। सत श्री अकाल भाई साहब, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद।